नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इग्नोफेयर पे। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, वेस्ट एशिया में जो ऑल आउट वॉर चल रही है, उस ऑल आउट वॉर में जो ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। क्योंकि अभी इजराइल ने क्या किया है, अब इजराइल ने ठान लिया है कि हम ईरान को तहस नहस कर देंगे। रीजन क्या है, ईरान ने लगभग में 200 के आसपास मिसाइल्स दाग दी। एक साथ 200 के आसपास मिसाइल्स जो है इजराइल पे दाग दी। अब इजराइल, आप जानते हैं कि जिस हिसाब से अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जाना जाता है, तो इजराइल चुप तो बैठने वाला नहीं है। तो अब अगर ये दोनों देश आमने सामने आते हैं तो हु विल विन, आपके मन में अक्सर सवाल उठता होगा। क्योंकि ईरान की भी अगर मिलिट्री कैपेबिलिटीज देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है, और साथ में जो है इजराइल की उसकी अपेक्षा अगर मैं नंबर की बात करूं तो बहुत कम नंबर है। ठीक, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ग्राउंड फोर्सेज में जो है इजराइल और ईरान के बीच में क्या अंतर है, साथ में नवल फोर्सेज में क्या अंतर है, एयर फोर्सेज में क्या अंतर है। बाकी इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग क्लास से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, और साथ ही क्लास को लाइक जरूर करें। तो हम देखते हैं आखिरकार अगर ऐसा युद्ध होता है तो दोनों में कौन जीतेगा, इजराइल वर्सेस ईरान। क्योंकि अभी क्या हुआ है, ईरान द्वारा अटैक किया गया है इजराइल पर लगभग 180 मिसाइल से, एक साथ 180 मिसाइल दाग दी गई। हालांकि आयरन डोम जो है इजराइल का, उसने लगभग सभी मिसाइलों को रोक दिया, और साथ ही एक वहां पर कैजुअलिटी हुई है। मतलब 180 मिसाइल दागी, लेकिन इजराइल में कितनी हुई, एक कैजुअलिटी हुई है। वो भी जो कैजुअलिटी हुई है वो फिलिस्तीनी नागरिक है, वेस्ट बैंक वाले एरिया में। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि आखिरकार ईरान इस तरह से खुल के क्यों आ गया है। क्योंकि अभी यमन पर भी देखा जाए तो जो ईरान का बैकअप ग्रुप था हुती, तो उस पर भी अटैक करके जो पोर्ट था, उस पोर्ट को और उनके पावर प्लांट को इजराइल द्वारा नष्ट कर दिया गया, जो पिछले क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब ईरान खुलकर सामने आ गया, जो अभी तक धमकियां देता था या पीछे से सपोर्ट करता था, खुलकर सामने आ गया और उसने हमला कर दिया। अब देखिए, ये देखिए आप, रॉकेट्स फ्रॉम ईरान फिल द स्काई ओवर द जेरूसलम। मतलब पूरा ये आकाश देख रहे हैं ना, किस तरह से मतलब मिसाइलों से भरा हुआ है पूरा आकाश। और ये सारे मिसाइल्स कहाँ जा रहे हैं, ये सारे मिसाइल्स जेरूसलम वाले एरिया, इजराइल को बर्बाद करने के लिए। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम है, उसने कमाल करते हुए इन सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया, कोई खास कैजुअलिटी नहीं हुई। अब हम देखने की कोशिश करेंगे इजराइल वर्सेस ईरान। अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध एकदम ठन के सामने आ जाता है, जो कि लगभग आ चुका है, तो आप देखिए ये क्राइसिस, देखिए ग्लोबल क्राइसिस धीरे धीरे, अगर पूरी दुनिया को मैं बात करूं, अगर ऐसा कहूं कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से एक करके एक देश शामिल होते जा रहे हैं, उधर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, धीरे धीरे वो युद्ध बढ़ते बढ़ते उसमें भी कई देश इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, कुछ देश। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, उसमें तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। यहाँ पर आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उसमें धीरे धीरे करके एक मिडिल ईस्ट के सारे देश इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, क्योंकि वो खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ चुके हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ईरान और इजराइल, क्योंकि अभी तक जिनका सामना इजराइल से हो रहा था वो सब छोटे देश थे, उनकी क्षमताएं कम थी, लेकिन ईरान की क्षमता कम नहीं है। अब ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो ये घमासान युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ जो है आखिरकार इस तरह से ईरान की सनक कहां तक जाती है। देखो अभी इजराइल ने क्या किया था, इजराइल ने हाल ही में जो एलिमिनेटेड आतंकवादी थे उनके, उसकी एक लिस्ट जारी की कि हमने, ये तो छोटी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट जारी की थी कि हमने किन किन आतंकवादियों को नष्ट कर दिया है। अब इसमें देखिए नसरुल्ला भी था, ठीक है, तो जो हिजबुल्ला कमांडर था, इसको भी था, ठीक है। तो नसरल्ला के अलावा बाकी इब्राहिम और बाकी फुआद शुकर और अली कार्की, इन सभी का एक लिस्ट इसने जारी की कि भाई हम अब तक इतनों को लिस्ट मतलब मार चुके हैं हिजबुल्ला से संबंधित। अब ईरान को आया गुस्सा, अब ईरान ने एक लिस्ट जारी की है, ईरान ने एक लिस्ट जारी की है, और इसमें देखिए आप बहुत ध्यान से, ठीक है, ये पूरी लिस्ट है। और इसमें सबसे टॉप हिट लिस्ट में कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। मतलब ईरान की तरफ से डायरेक्ट लिस्ट जारी कर दी गई है कि हमारे टारगेट में जिनको हम मारना चाहते हैं, उनके टारगेट में टॉप प्रायोरिटी पर बेंजामिन नेतन्याहू है। अब देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, किसके किसके, इजराइल के, ठीक है। अब इस तरह से आप देखिए बाकी इनके एयरफोर्स के कमांडर, नेवी के कमांडर, ठीक है, ग्राउंड फोर्सेस के, बाकी डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, और साथ में हेड ऑफ नदर्न कमांड,
हेड ऑफ जो है सेंट्रल कमांड, इन सभी की एक लिस्ट जारी की कि ये सभी हमारी हिट लिस्ट पे है और टारगेट में एक एक करके हम इन सभी को एलिमिनेट करेंगे। अब आप समझिए कि ईरान एकदम खुलकर सामने आ चुका है, जिसने एक लिस्ट जारी कर दी कि हम किसको किसको मारने वाले हैं। अब एक चीज आपको ये बताना चाहेंगे, आप देखिए देखिए अगर मैं बात करता हूँ ईरान की और इजराइल की, तो देखिए जहां पर अगर मैं ईरान की बात करता हूं तो ईरान की लगभग में मान के चलिए कि 92 मिलियन की पॉपुलेशन है, और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इजराइल की बात करता हूं तो सिर्फ 9.4 मिलियन की पॉपुलेशन। अंतर देखिए, 9.4 मिलियन पॉपुलेशन इजराइल और 92 मिलियन पॉपुलेशन किसकी, ईरान की। अब ये जनसंख्या, तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो आप समझ सकते हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है ईरान की ज्यादा होगी, क्योंकि ईरान के पास क्या है, नंबर ज्यादा है, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है। अब इसी के साथ में देखिए अगर मैं बात करता हूं मिलिट्री पर्सनल की, किसकी, ईरान और इजराइल के बीच में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ईरान के पास अगर हम बात करते हैं तो लगभग एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स जो हैं वो 6,10,000 हैं, और जबकि इजराइल के पास 1,70,000 है। अब अंतर देखिए, मतलब सिर्फ मैं एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स की बात करता हूं तो भी कई गुना का अंतर है, मतलब लगभग 4-5 गुना का अंतर है। एक तरफ 6,10,000 और दूसरी तरफ 1,70,000। और अगर मैं बात करता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं रिजर्विस्ट की बात करता हूं तो 3,50,000 ईरान के पास, और जबकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव जा रहे हैं, 4,55,000 किस 65,000 किसके पास है, इजराइल के पास में। अब अगर मैं बात करता हूँ पैरामिलिट्री ट्रूप्स की, तो पैरामिलिट्री ट्रूप्स लगभग 2,20,000 हैं ईरान के पास में, और जब इजराइल के पास हम आते हैं तो ये नंबर सिर्फ 35,000 है। 2,20,000 के मुकाबले सिर्फ 35,000। टोटल अगर मैं बात करूं तो जो 11,80,000 जो है मिलिट्री पर्सनल आपके जो है ईरान के पास है, वहीं इजराइल के पास सिर्फ 6,70,000 है। मतलब लगभग में मान के चलिए कि इजराइल के जस्ट डबल के आसपास में ईरान के पास मिलिट्री पर्सनल्स हैं। तो ये क्षमता है इजराइल और ईरान के बीच में। अब इसको देखिए, ये सिर्फ ऐसे क्षमता मत पड़े, अभी देखिएगा कि मैं इसको कैसे रिलेट करूंगा, आप समझिएगा बात को बहुत अच्छे से। अब हम अगर लैंड पावर की बात करते हैं तो टैंक्स ईरान के पास लगभग में 1996 है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 1370 टैंक हैं। अगर मैं बात करता हूं जो आर्म्ड व्हीकल्स हैं तो लगभग 65,000 के आसपास किसके पास में है, ईरान के पास, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 43,000 है। अगर मैं बात करता हूं जो सेल्फ बेसिकली मिलिट्री है, ठीक है, सिर्फ प्रोपेल्ड, तो वो लगभग 580 और 650। इजराइल के पास थोड़ा सा नंबर ज्यादा है, बट वो बहुत ज्यादा नंबर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। और बाकी देखिए आप टोटल की अगर आप बात करें तो ये सब देख सकते हैं कि जो मोबाइल रॉकेट और प्रोजेक्टर्स हैं वो लगभग 775 आपके पास किसके पास है, ईरान के पास, 150 सिर्फ इजराइल के पास है। देखो ये तो क्षमता हुई बाकी फोर्सेज की, लेकिन इसके अलावा जो देखो क्वांटिटी निसंदेह ईरान के पास ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी इजराइल की अच्छी है, ठीक है। तो यहां पर जो युद्ध होने वाला है वो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का होने वाला है, ठीक है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। अब यही नहीं, ईरान और इजराइल के बीच में हम नवल फोर्सेज का भी एक बार देखते हैं कंपैरिजन, कि नवल फोर्सेज का क्या कंपैरिजन है, और इनका महत्व भी हम देखेंगे कि किस देश के लिए क्या महत्व है इनका, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ईरान के पास बात करता हूं तो जो फ्लीट स्ट्रेंथ है, फ्लीट स्ट्रेंथ लगभग ईरान के पास 101 है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 67 है फ्लीट स्ट्रेंथ। और अगर मैं बात करता हूं फ्रिगेट्स की, तो फ्रिगेट्स ईरान के पास 7 हैं, और जबकि इजराइल के पास एक भी फ्रिगेट्स नहीं है। अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रॉयर, तो ना ईरान के पास है ना इजराइल के पास है। अगर मैं बात करता हूं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स दोनों देशों के पास नहीं है, ठीक है, दोनों देशों के पास नहीं है। लेकिन जब मैं सबमरीन्स पे आता हूं तो ईरान के पास 19 सबमरीन है, और जबकि इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन्स हैं। अगर मैं कॉर्वेट्स की बात करता हूं तो 3 ईरान के पास है, इजराइल के पास थोड़ा ज्यादा है, डबल के आसपास में 7 है। और पेट्रोल वेसल्स की अगर मैं बात करता हूं तो ईरान के पास 21 है, और पेट्रोल वेसल्स इजराइल के पास आपके 45 हैं। अब इन सभी को देखते हुए एक चीज आप बहुत ध्यान से देखिए, आपने ग्राउंड फोर्सेज देख लिया, मतलब मिलिट्री फोर्सेज, नवल फोर्सेज सब देख लिया। अब आप एक चीज देखिए, यहां बहुत ध्यान से देखिए इस मैप को। देखो ये आपका इजराइल है, ये वाला एरिया आपका इजराइल है, और ये वाला एरिया आपका ईरान है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इजराइल और ईरान। अब अगर मैं इजराइल और ईरान के बीच में बात करता हूं
तो यहाँ पर एक कुछ देश हैं जैसे सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, ये देश पड़ रहे हैं। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर मान लेते हैं फ्रंट वार होना है, मिलिट्री कैपेबिलिटी यूज करनी है, ग्राउंड फोर्सेज यूज करनी है, तो क्या है, बीच में ये इतने देश पड़ रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हाँ ये दोनों देश फ्रंट में आमने सामने ऐसे ग्राउंड पे लड़ पाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट वार तो इनके बीच में नहीं पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है जब इराक और सीरिया ईरान का साथ दे दें और अपने यहां से आने जाने का रास्ता दे दें। ठीक, तभी वो चीज पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल भी असंभव दिख रहा है कि मतलब फ्रंट वार होने में। तो ऐसे में जो इनके मिलिट्री पर्सनल हैं उनका अंतर का कोई काम नहीं है। जो बेस अगर देखा जाए कि नवल फोर्सेज का भी देखा जाए तो कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि अगर नवल फोर्सेज से भी वो अटैक करना चाहे ईरान तो बहुत लंबा जो है रास्ता तय करके इसके बाद में इसको यहाँ पे रेड सी होते हुए फिर जाना पड़ेगा, और वो रेड सी में ही यहीं पर जो है उसको रोक देगा इजराइल। कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, तो अब यहाँ पर बचता है तो केवल और केवल क्या बचता है, जो दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है वो है एयर क्षमता का, कि दोनों के बीच में एयर पावर कितनी है। तो जितनी एयर डिफेंस जिसका जितना ज्यादा मजबूत है वही आगे रहेगा। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं एयर पावर की बात करता हूं तो इजराइल के पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 241। ध्यान से देखिए, यहां पर इजराइल पॉजिटिव जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं इजराइल की, तो इजराइल के पास जहां 241 जो है क्या है फाइटर एयरक्राफ्ट, वहीं ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 186 है। मतलब लगभग आधे हैं ईरान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट। और जबकि क्वालिटी में भी अगर देखा जाए तो इजराइल के एयरक्राफ्ट ईरान के एयरक्राफ्ट से बेहतर हैं। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट की अगर कमी भी पड़ती है तो आप जानते हैं अगर ईरान के साथ युद्ध होता है तो अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा मिलेगा। दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं कि जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं डेडिकेटेड, वो भी अगर देखा जाए तो इजराइल के पास 39 है, और जबकि ईरान के पास ऐसे जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 23। अगर मैं अटैक हेलीकॉप्टर की बात करता हूं तो इजराइल के पास 48 है, जबकि ईरान के पास सिर्फ 13 है। तो कुल मिला के आपने देखा कि अगर मैं एयर पावर की बात करूं तो इजराइल इज सुपीरियर देन ईरान। और यहां पर जो क्षमताएं हैं वो किसकी आएंगी, इजराइल की ही, मतलब बेसिकली एयर पावर की ही क्षमताएं यहाँ देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के पास आयरन डोम है, जो कई फ्रंट पर एक साथ लड़ सकता है और सभी के मिसाइलों को नष्ट कर सकता है 360 डिग्री पर। अब एक चीज और आप समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि देखिए एक चीज और है जो इजराइल के पास है, सॉरी ईरान के पास है, और वो है कामिकाजे ड्रोन। अभी मैंने हाल ही में आपसे बताया था, इनकी क्षमता के बारे में पूरी बात की थी, और ये भी बताया था कि ईरान के साथ भारत की कामिकाजे ड्रोन को लेकर क्या हुई है, डील हुई है कि उस तरह के कामिकाजे ड्रोन ईरान भारत को सौंपेगा या भारत को वो टेक्नोलॉजी सौंपेगा जिससे भारत ऐसे ड्रोन को बना सके। अब देखो इजराइल, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों के साथ भारत के संबंध हैं। अभी आपने देखा होगा कि वहां का जो है पोर्ट जो पोर्ट डील हुई थी वो भी भारत के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे में भारत भी नहीं चाहता है कि उसके ईरान के साथ ही इजराइल के साथ संबंध खराब हो। लेकिन अगर ऐसे संबंध खराब होने की नौबत आती है, क्योंकि ईरान के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो और साथ में इजराइल इजराइल वही है जो बिना किसी भेदभाव के भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहा है। हालांकि भारत इंटरनेशनल शांति के हिसाब से चलता है, जहां जरूरत पड़ती है इजराइल की भी उसने आलोचना की है, कई जगह पे आलोचना की। भारत ही वह देश था जिसने 7 अक्टूबर को हुए जो गाजा द्वारा बेसिकली हमला किया गया था इजराइल पर, उसकी निंदा की थी, और ये भी कहा था कि इजराइल को राइट टू डिफेंस अधिकार भी है, और साथ में इजराइल को जवाब देने का भी अधिकार था, और इजराइल ने जवाब देकर अच्छा किया। लेकिन उसको इंटरनेशनल, उसने साथ में ये भी जोड़ दिया कि इंटरनेशनल जो पीस नॉर्म्स हैं उनका भी इजराइल को ध्यान रखना चाहिए, और भारत किसी भी तरह से जो है हिंसा के खिलाफ है, किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ, ये भी उसने किया। लेकिन हाँ, उसके इजराइल का सपोर्ट भी इस चीज को लेके किया यहाँ। तो आप समझिएगा, उसी तरह से अभी देखा देखा आपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने में भारत का किस तरह से इजराइल ने सपोर्ट किया। वहां की परमानेंट सीट के लिए इजराइल ने क्या किया, बिना किसी और देश का नाम जोड़ते हुए डायरेक्ट बोला कि भारत डिजर्व करता है परमानेंट सीट वहां पर यूनाइटेड नेशन में।
तो इजराइल ने सपोर्ट एकदम, बाकी देशों ने तो खैर जर्मनी का, ब्राजील का, इंडिया का, सबका नाम लिया, लेकिन इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ भारत को बैकअप। तो इस तरह से आप समझते हैं कि भारत के लिए भी एक सिचुएशन ऐसी होगी डिसीजन लेने की कि आखिरकार ईरान से कब तक संबंध चला पाता है ऐसी स्थिति में भारत। अब देखो ईरान के पास जो ये कामिकाजे ड्रोन है, ये ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हजारों की संख्या में इसके पास में है, और ये हजारों की संख्या में, ये ध्यान देना, ये अटैकर ड्रोन है, ये लोड भी कैरी कर सकते हैं, और अगर एक साथ हजारों की संख्या में वो जो है ड्रोन से हमला कर देता है, तो ऐसे में निसंदेह ये दिक्कत हो सकती है, किसके लिए? इजराइल के लिए दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इसको ध्यान रखिएगा, और आज की क्लास यहाँ तक। आगे हम लोग देखेंगे कि अभी इजराइल ने क्या किया है नेक्स्ट क्लास में, कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नहीं कहेंगे बल्कि यूएनएससी के जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उनको बैन कर दिया है। ठीक है, उनको बैन कर दिया अपने यहाँ, तो उसके पीछे क्या रीजन है और बैन करने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।